Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is the Hindu analysis for 1st of October 2025. 1 अक्टूबर 2025 का एनालिसिस देखेंगे. स्टार्ट करेंगे फ्रंट पेज से. आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को. फर्स्ट पेज में जो पहली खबर है, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, 9 किल्ड इन एक्सीडेंट एट एन्नोर पावर प्लांट. तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अपन अगर यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो केवल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है. एन्नोर पावर प्लांट की लोकेशन जो है वो है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में. इट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. एन्नोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको. एंड इट इज़ फाउंड नियर पोन्नेरी विच इज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई. ठीक है ना. तो याद रखिएगा, तमिलनाडु स्टेट है और तमिलनाडु वैसे भी आजकल बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं. जो करूर में हुआ, दैट वाज अगेन रैली स्टैम्पीड हुई, उसमें 40 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई. देन द एक्सीडेंट एट दिस पावर प्लांट. ठीक है ना. सो दीज आर सम ऑफ द टेरिबल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी देम, वी हैव टू रीड अबाउट देम. Second news is regarding the voter list in Bihar finally. So final voter list of the Bihar elections is out now. 7.42 crore voters are there. तो इस बार आप सबको पता था कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल जो SIR किया था. SIR यानी कि आपका जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो था, यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन किया गया था. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था ये. ठीक है. तो इस लिस्ट में जो बहुत सारे आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से प्रूफ करने के लिए कहा गया था, उसके बाद आपको वोटर लिस्ट में नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बेसिस पे देखो क्या था कि अगर हम जून 2025 के पहले का आंकड़ा देखें तो 7.89 करोड़ इलेक्टर्स थे. उसके बाद 65 लाख उनको रिमूव किया गया. पहला जो ड्राफ्ट था उसमें 7.24 करोड़ वोटर्स रहे. उसके बाद फाइनल जो लिस्ट थी उसमें 7.42 करोड़, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई आप आधार को भी ले लो, आप इसको भी ले लो, वोटर आईडी को भी ले लो, तो उसके बाद 7.42 करोड़ फाइनल इलेक्टर्स मिले हैं, जो कि सितंबर 30, 2025 की स्थिति में है. तो 7.42 करोड़ वोटर्स जो थे, दे वर द फाइनल नंबर्स. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इस न्यूज़ में आपको थोड़ा सा एक दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए. आर्टिकल 326 जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करता है. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि कई लोग इसको राइट टू वोट भी कहते हैं, है ना. इसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी आप बोल सकते हैं. मतलब कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सबको वोट करने का अधिकार है, ऐसा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में कहा गया है, या ऐसा आर्टिकल 326 में कहा गया है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग आर्टिकल 326. बाकी इलेक्शन कमीशन की ही ड्यूटी है ये कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन और ये सारी चीज़ें कर सके. तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ देयर. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. तो यू कैन मूव अहेड विद मी. आप मेरे साथ बिल्कुल बढ़ सकते हैं. यहाँ पे सेकंड जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं. यहाँ पे थर्ड जो न्यूज़ है यहाँ पे, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने कई बार बताया हुआ है, जैसे बेल के प्रोविजंस के बारे में. तो मैंने आपको पहले कई बार कस्टडी के बारे में बताया था कि एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी. पुलिस कस्टडी और एक क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है. तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट, यानी कि जब कोई मजिस्ट्रेट या कोर्ट आपको जेल भेज दे, है ना, मतलब जेल भेज दे कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी. तो याद रखिएगा, जुडिशियल कस्टडी में ही जेल होती है. जो पुलिस कस्टडी है उसमें क्या होता है कि आप पुलिस स्टेशन में रहते हैं, मतलब जो पुलिस रिमांड में रहते हैं. ठीक है. तो एक तो ये चीज़ क्लियर करनी थी. दूसरी चीज़ जो क्लियर करनी थी वो थी मुझे कि आपको एक बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ठीक है ना. तो किस न्यूज़ आर्टिकल में बेल के बारे में आया है, एंड दूसरा है नॉन बेलेबल. ठीक है. तो जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उसमें बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो IO है, वो अपने स्तर में ही उसमें आपको बेल दे सकता है. ठीक है ना. और दूसरा जो है नॉन बेलेबल केस, मतलब कि ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल केस में बेल नहीं होती. नॉन बेलेबल केस का मतलब है कि बेल इसमें भी आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको जुडिशियल तरीके से, यानी कि कोर्ट जा करके मजिस्ट्रेट या JMFC या सेशन जज जो भी रहेगा वो आपको बेल देगा. ठीक है ना. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हेयर. इसके अलावा आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी इसी आर्टिकल के संदर्भ में, दो केसेस के बारे में. एक है आपका अरनेश कुमार का जजमेंट है. अरनेश कुमार बेल के लिए ही था वो, हालांकि बट बेल से भी ज़्यादा वो था कि 7 साल से कम की सज़ा के जितने भी केसेस, 0 to 7 ईयर के जो केसेस हैं, उन केसेस में आप अरेस्ट कम से कम करो और बेल प्रोवाइड करो. अरनेश कुमार का केस है, याद रखिएगा, अरनेश कुमार केस है. और दूसरा जो केस है वो है DK बसु केस. DK बसु केस में कस्टोडियल वायलेंस के बारे में था. ठीक है ना. कहते हैं उसमें कि कस्टोडियल वायलेंस भाई नहीं होना चाहिए, ऐसा DK बसु केस में कहा गया था. ठीक है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको
समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द टू केसेस विच आर इम्पॉर्टेंट, जो कि आप जानना भी आपके लिए ज़रूरी था और उसके लिए भी हिसाब से इम्पॉर्टेंट था, तो याद रखिएगा इनको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आप यहाँ पर देखो, फ्लड वार्निंग्स कंटिन्यू फॉर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर जो है वो अपने लेवल से ऊपर बह रही हैं, तो फ्लड वार्निंग्स ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन है वो है त्र्यंबक प्लेट्यू ब्रह्मगिरी हिल्स, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, है ना। त्र्यंबक प्लेट्यू ब्रह्मगिरी हिल्स, नासिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। त्र्यंबकेश्वर कई लोग बोल देते हैं। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को, एंड गंगा ऑफ द साउथ बोल सकते हैं आप। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें, पूर्णा, प्राणहिता की अगर हम बात करें तो प्राणहिता में वारधा और वेनगंगा और पेनगंगा, ये 3 नदियां मिलकर प्राणहिता बनाती हैं। वारधा, वेनगंगा, पेनगंगा मिलकर प्राणहिता बनाती हैं। पूर्णा, प्राणहिता एंड इंद्रावती, सबरी, ये उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मंजीरा, मनेर, कृष्णा, सॉरी मंजीरा, मनेर, ये याद रखना है आपको, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। मैंने कृष्णा अलग से बोल दिया, कृष्णा नहीं है ना, कृष्णा तो अलग नदी है जो हम पढ़ेंगे अभी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रवती, सबरी। सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो प्राणहिता है। प्राणहिता में वारधा, वेनगंगा और पेनगंगा नदियां हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मंजीरा, मनेर है, ठीक है ना। अगली है कृष्णा रिवर के बारे में। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन जो है वो महाबलेश्वर पे होता है, ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर। जोर गांव है, जोर गांव बोलते हैं, जोर विलेज, और वेस्टर्न घाट्स में है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा में 2 नदियां हैं, तुंगा और भद्रा। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो भीमा, मूसी, मुन्नेरू, भीमा, मूसी, मुन्नेरू। ये भीमा नदी भी न्यूज़ में थी, कल के न्यूज़ एनालिसिस में न्यूज़ में थी। भीमा नदी भीमा शंकर से राइज होती है। भीमा शंकर नाम का एक ज्योतिर्लिंग भी, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, महाराष्ट्र में भीमा शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग भी है, जा सकते हैं आपका, वो पुणे के पास में ही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है खास जो हमको डिस्कस करनी पड़े, ठीक है। थोड़ा सा ये आज का ये पेपर मैंने डेली एडिशन लिया ना, हल्का सा ऐसे एक फर्स्ट टाइप का रहा है। 100 ईयर जर्नी एज गार्डियन ऑफ मेरिटोक्रेसी। अब ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल लिखा किसने, देखो अजय कुमार ने, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन। क्यों लिखा है? यूपीएससी के बारे में ही लिखा है कि भाई यूपीएससी के 100 साल पूरे हो चुके हैं। यूपीएससी इज सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑन October 1, 2025। 1 अक्टूबर 2025 को 100 साल पूरे हो गए यूपीएससी के। एंड यूपीएससी हैज़ बीन द गार्डियन ऑफ मेरिटोक्रेसी इन इंडियाज गवर्नेंस, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इसका जो आइडिया था ओरिजिनेट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई थी 1926 में। उसके पहले एक ली कमीशन था, याद रखिएगा, ली कमीशन, उसने रिकमेंडेशन दिया था। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। ली कमीशन 1924 उसने रिकमेंडेशन दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में स्टैब्लिश हुई। इसके अलावा इसकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में भी की गई थी, ठीक है ना। बाद में 1935 में इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 में बोला गया। और इसको यूपीएससी 1950 में बोला गया जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया, ठीक है ना। 1950 कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला गया, ठीक है। रोल एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसिप्लिन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स। एंड काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है फॉर रिक्रूटिंग सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट, मेडिकल एंड स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है, मैंडेट है टू सेलेक्ट द फाइनेस्ट टैलेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस फॉर द पब्लिक सर्विस। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, फेयरनेस आर द कमीशंस पिलर। ऑब्वियसली बात है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होती है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो नहीं होती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ प्रोसेस है सिलेक्शन की। बहुत ज़्यादा इसमें आप एलिगेशंस नहीं लगा सकते। हालांकि फिर भी कई केसेस ऐसे आए हैं देखने में जिसमें होता ही है, थोड़ा बहुत तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, बाकी किसी भी संस्था से ज़्यादा बेटर है यूपीएससी ने अपने फेयर। कभी पेपर लीक का आपने नहीं सुना होगा कि यूपीएससी का हो गया, या बहुत सारी चीज़ें आपने कभी नहीं सुनी होगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड दिस इंस्टीट्यूशन। एंड सिविल सर्विसेज आप सब जानते हैं कि दे सेलेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम,
ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस कंट्री। आप देखेंगे रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉसिबल जो है वहाँ से भी यूपीएससी एक आईएएस निकाल देता है। तो इट सिम्बलाइजेज द एस्पिरेशन एंड टैलेंट हार्ड वर्क ऑफ कि हार्ड वर्क की से दे कैन लीड टू अपॉर्चुनिटी, है ना। दिस इज द प्रूफ। एंड अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तो 10 से 12 लाख एप्लीकेंट्स देते हैं, जिसमें फिर आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं एंड नियरली आप इंग्लिश में और 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में आंसर कर सकते हैं। फिर वो चेकिंग होती है, 2500 से ज़्यादा एग्ज़ाम वेन्यूज़ होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक फेयर प्रोसेस करवाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑथर ने ये भी कहा है कि अनसंग हीरोज आर द पेपर सेटर्स एंड द इवैल्यूएटर्स। जो पेपर सेटर्स और इवैल्यूएटर्स हैं, दे आर द रियल अनसंग हीरोज एंड दे आर द टॉप एकेडमिशियंस विद रिगर, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी एंड दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि प्रतिभा सेतु नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। प्रतिभा सेतु क्या है? बेसिकली अनसक्सेसफुल जो इंटरव्यू के कैंडिडेट्स हैं, दे कैन गेट अदर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। प्रतिभा सेतु हैज़ बीन स्टार्टेड। जो इंटरव्यू के अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रतिभा सेतु स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या है। द सेकेंड आर्टिकल इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। तो इसका मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बना रखा है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे बात चल रही है गर्ल्स एजुकेशन की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पहले जो एक माइंडसेट हुआ करता था वो ये था कि बेटी पढ़ेगी तो क्या क्या करेगी, है ना। तो दिस माइंडसेट हैज़ चेंज नाउ। आप देखें गायकवाड़ डायनेस्टी आते आते, गायकवाड़ डायनेस्टी जो थी 1721 से 1947 तक थी, तो उसके आते आते वहाँ पे पीनलाइज किया जाता था फॉर फादर्स फॉर नॉट एजुकेटिंग देयर डॉटर्स। तो इसलिए अगर हम गायकवाड़ डायनेस्टी की बात करें तो बहुत हाई फीमेल लिटरेसी रेट था। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला है कि जो गुजरात मॉडल है, जो नरेंद्र मोदी ने कन्या केलावनी कैंपेन 2003 में, यहाँ पे आर्ट लिखा है 2003 में स्टार्ट किया था, कन्या केलावनी कैंपेन याद रखिएगा 2003 में स्टार्ट किया था। दैट वाज टू टैकल द फीमेल फर्टिसाइड, है ना, एंड इलिटरेसी। तो फीमेल इलिटरेसी एंड फीमेल फर्टिसाइड को लड़ने के लिए कन्या केलावनी कैंपेन 2003 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। फोकस था फुल अवेयरनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द गर्ल्स, सेपरेट टॉयलेट्स उन्होंने बनवाए फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड ऑल। फीमेल लिटरेसी गुजरात में फिर 70% से ऊपर है। नेशनल एवरेज जो 64% का है उससे ज़्यादा है, 64 का है, यहाँ 84 लिखा है। थोड़ा थोड़ा इसमें मैं आपको सही से आंकड़े बताता जाऊँगा, इसलिए इसको छोड़ दो, लेकिन ओवरऑल एडिटोरियल समझो, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि फीमेल को पढ़ाने में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। इसका मतलब कि अगर आप गर्ल्स को एजुकेट करोगे, मतलब अगर आप मदर्स को एजुकेट कर रहे हो, और अगर आप मदर्स को एजुकेट कर रहे हो तो बच्चों में अच्छी हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल, ठीक है ना। एंड इसके अलावा नेशन वाइड अगर आप देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च हुआ। इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय गुजरात सक्सेस। ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट फीमेल फर्टिसाइड एंड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। ऑब्वियसली बात है, इनिशियल फोकस जो था वो 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़ना था, जहाँ पे बहुत कम है, एक तो फीमेल सेक्स रेशियो कम है और जहाँ पे एजुकेशन कम है। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है, गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। लेकिन अभी भी बेसिकली थोड़ा सा इसके एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि डेमोग्राफिक इम्पैक्ट। वुमेन जो है कम लेट शादी कर रही हैं, ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पढ़ी लिखी महिला जल्दी शादी नहीं करेगी, थोड़ा तो लेट करेगी। इसका मतलब है कि दे विल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन। अगर आपने देखा हो तो हमारा जो मतलब इस समय फर्टिलिटी रेट है वो भी रिप्लेसमेंट रेट से भी कम चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। एंड कोर मैसेज ऑथर ने ये दिया कि व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू सेव अ सोसाइटी, है ना। तो एक्चुअली यू आर एजुकेटिंग अ गर्ल means you are saving a society. So this is the article. I hope you got clarity. Why are Indian broadcasters owned payments? तो यहाँ पे बात चल रही है कि भैया इंडिया के जो चैनल्स हैं वो बांग्लादेश और नेपाल में बहुत फेमस हैं, बट बांग्लादेश और नेपाल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इनको। तो हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स है बहुत सारा 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए हमारा फंसा हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो, इंडियन एंटरटेनमेंट चैनल्स जो पर्टिकुलरली हिंदी और बंगाली हैं, दे आर पॉपुलर इन नेपाल एंड बांग्लादेश, and both countries distributors own nearly 350 crore to Indian film firms and Nepal owes nearly 100 crores, ठीक है ना। तो ओवरऑल दोनों 350 करोड़ ओन करते हैं, नेपाल अकेला 100 करोड़ करता है, रेस्ट जो है वो बांग्लादेश, यानी कि 250 करोड़। एंड ब्रॉडकास्टर्स को ये डर लग रहा है कि भाई अगर हम कट ऑफ कर देंगे फीड तो वो फिर टीवी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं सिंपली इंडियन सैटेलाइट टीवी रिसीवर खरीद करके पायरेट और पायरेसी वाले फीड देंगे, लेकिन पैसा तो नहीं मिल रहा है उनको। तो देखते हैं क्या है, पैसा बहुत लेट दे रहे हैं
हालांकि पेमेंट इशूज़ कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कई बार बैंक्स और गवर्नमेंट भी रोक देती है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का मैटर हो जाता है। और दूसरा, अडानी पावर को भी पैसा नहीं दे रहे थे ये लोग, तो ऐसा इशू पहले भी देखा जा चुका है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इस आर्टिकल में हाउ विश्वेश्वरैया, मुथुलक्ष्मी एंड महालनोबिस के बारे में आया है कि किस तरीके से उन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप किया। तो पहले एम विश्वेश्वरैया जी की बात कर लेते हैं। ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, दीवान ऑफ मैसूर। मतलब विश्वेश्वरैया जी सिविल इंजीनियर थे, दीवान ऑफ मैसूर रहे 1912 से 1918 तक। उनका जो मेन फोकस था वो इरिगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, ड्रेनेज सिस्टम पे था। टेक्निकल एजुकेशन को काफ़ी उन्होंने एक्सपैंड किया। इसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सेल्फ रिलायंस की बात की, एजुकेशन प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की। एम विश्वेश्वरैया आप सब जानते हो ना कि पहले इंजीनियर माने जाते हैं, है ना, इंजीनियर्स डे में भी इन्हीं की पूजा होती है। मुथुलक्ष्मी रेड्डी की बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन सर्जन थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी, फर्स्ट इंडियन वुमेन सर्जन मद्रास मेडिकल कॉलेज के, एंड फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन मद्रास प्रेसिडेंसी। एंड इन्होंने देवदासी सिस्टम के एबोलिशन के लिए काफ़ी वो किया। अवई होम इन्होंने फाउंड किया, अवई होम विच वर वुमेन्स शेल्टर्स, याद रखेगा। अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट इन्होंने स्टैब्लिश किया। मुथुलक्ष्मी जी का बहुत बड़ा रोल है, आप देख सकते हैं। तमिलनाडु का जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है वो भी इनके नाम पर ही है। पीसी महालनोबिस की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1932 में, एंड इसके अलावा क्रिएटेड नेशनल सैंपल सर्वे 1950 में। सेकेंड 5 ईयर प्लान के ये आर्किटेक्ट भी थे। इसको महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, जो कि सोशलिज्म के ऊपर काफ़ी बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3। आप इनको दोबारा सुन लीजिएगा, जो मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। FCRA आप सबको पता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट होता है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है हर 5 साल में रिन्यू कराना आवश्यक है, ठीक है ना। और इसका बैंक अकाउंट दिल्ली की एक ब्रांच, जो SBI बैंक ब्रांच ऑफ नई दिल्ली है, वहाँ खोलना भी आवश्यक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ADB के बारे में आया है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एशियन डेवलपमेंट का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। अब रीजनल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके सारे मेंबर्स एशियन ही है, नाम में एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखा है। तो 68 मेंबर्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और 49 इसमें एशिया पैसिफिक के हैं, और 19 जो है आउटसाइड द रीजन। USA भी इसका मेंबर है, तो USA कोई एशिया में तो आता नहीं है। तो ये याद रखना, UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भैया इसके सारे मेंबर एशियन है, तो कंफ्यूज मत होना। मोटो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। प्राइमरी फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एक्सेट्रा। मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप जो होती है वो शेयर बेसिस पे होती है। इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो हैं जापान और USA हैं, 15 पॉइंट समथिंग% है। उसके बाद चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इसके वोट मेंबर्स हैं। वोटिंग पावर डिपेंड करती है शेयर होल्डिंग पे, तो ये भी आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। फिजिकल डेफिसिट की बात चल रही है, तो फिजिकल डेफिसिट का आपको मैं फॉर्मूला और थोड़ा सा बता दूं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है गैप बिटवीन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। कई लोग सोच लेते हैं भाई रेवेन्यू में तो आप बोरोइंग भी जोड़ सकते हो, तो बट बोरोइंग नहीं जोड़ता है। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जो कमाई हो रही है, जो बोरो कर रहे हो तो फिर मांग ही रहे ना, वो तो फिर डेट बन रहा है ना, तो डेट वाला पार्ट नहीं रहता है। तो फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू विच एक्सक्लूड्स द बोरोइंग एंड ऑल इन अ फिजिकल ईयर, ठीक है ना। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करके फिर है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है कि आपने कोई लोन रिकवर किया या कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आ जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। रॉड टेप एक्सपोर्ट स्कीम के बारे में मेंशन है। RODTEP जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये स्कीम 2021 में स्टार्ट हुई थी, और ये स्कीम प्रोवाइड करती है फंड्स टू एक्सपोर्टर्स फॉर एनी एम्बेडेड ड्यूटीज, टैक्सेस एंड लेवीज इनकर्ड बाय देम नॉट ऑलरेडी रिफंडेड अंडर अदर स्कीम। मतलब कि इस स्कीम के अंतर्गत जो है एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर की तरफ वो सामान भेज रहे हैं, तो उनके अगर कोई टैक्स, एम्बेडेड ड्यूटीज़ हैं या लेवीज़ है जो उनको किसी और स्कीम के अंदर रिफंड नहीं मिला है, वो रॉडटेप स्कीम के अंदर उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के उनके बेनिफिट के लिए, एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट के लिए उनके कुछ टैक्स, ड्यूटीज़ एंड ऑल लेवीज़ जो हैं वो अलग से उनको मिल जाती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ज़रूर देखिएगा। कल आपने मैच देखा होगा इंडिया और श्रीलंका का विमेंस वर्ल्ड कप का मैच था, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया, अच्छा मैच था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
देखिएगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।